आइए दोस्तों, तो ब्रेक से पहले आपने बैकग्राउंड एंड बेसिक्स को समझा कि एलएलपी एक्ट के क्या बेसिक्स हैं एंड क्या बैकग्राउंड्स हैं, किस तरीके से इसको लाया गया और क्या क्या इसकी खूबियाँ और बुराइयाँ हैं। उसी चीज़ को थोड़ा सा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के अंदर दोबारा से रिपीट किया गया है, तो इसको फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द डेफिनेशंस पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हैं, जो कि हर एक्ट में होता है। आपने देखा है जो हर एक्ट का सेक्शन नंबर 2 होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको डेफिनेशंस देता है। वैसे ही एलएलपी एक्ट ने भी सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्या दिया, आपको डेफिनेशंस दिए हैं। बट ये डेफिनेशन एरिया कुछ एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, स्पेशली उन एक्ट्स के लिए जो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, जैसे कि आपका एलएलपी एक्ट। जब स्मॉल एक्ट आपको हायर वेटेज प्रोवाइड कर रहा हो तो उसके अंदर जो आपके सवाल बनने आने की जो चांसेस होती हैं वो सेक्शंस 2 के अंदर से बहुत बढ़ जाती है, जिसमें डेफिनेशंस को पूछा जाता है या उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एलएलपी में हमने क्या देखा अभी तक, तो बेसिकली एक नया तरीका है लीगल बिजनेस करने का, लीगल एक नया फॉर्म बेसिकली प्रोवाइड किया गया, जिसकी के अंदर खूबी क्या है कि लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ साथ आपको कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत कम मिलती है, वो हमने पीछे कवर कर लिया था। और पार्टनर्स को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि अपना जो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो अपने हिसाब से चला सकते हैं, जैसा कि वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में भी चलाया करते थे। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो आपको पता है, कभी भी कोई अगर एंटिटी स्टैब्लिश हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती है, अगर वो किसी स्टैट्यूट के द्वारा स्टैब्लिश की गई है तो। और एलएलपी की जो लाइबिलिटी है वो कहां तक है, जहां तक उसके एसेट्स हैं, एंड लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की है वो कहां तक है, जहां तक उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। अब ये चीज ना आपको आगे बहुत बार रिपीटेडली दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे एम्फेसिस देते हुए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली क्या कहा जा रहा है। तो आपको देखना है, जब भी टर्म आपसे कह रहा है ना कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो इसका मतलब क्या है, तो आप देखोगे लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे दो कैटेगरी है। एक तो बात आ रही है फर्म की, ठीक है सर, और दूसरी बात किसकी आ रही है, दूसरी बात आ रही है पार्टनर्स की। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया जो ये फर्म है ना, फर्म के अंदर कुछ एसेट्स भी होंगे और कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। अब अगर ये फर्म हमारा अच्छा काम नहीं कर पाया तो उस केस में क्या होगा कि ये लाइबिलिटी वाले आएंगे पैसे मांगने कि लाओ जी हमें हमारे पैसे दे दो। तो इनको क्या कहा जाएगा कि भैया ये हमारे एसेट्स हैं, इसको बेच के जो बन पड़े वो ले लो। अगर कुछ नहीं मिल रहा, अगर ये एसेट की वैल्यू लेट से जब बेचने गए तो सिर्फ 50 रुपये निकल के आई और जो लाइबिलिटी था वो हमारा 80 रुपये का था, तो ऑब्वियसली 30 रुपये जो होंगे वो डूब जाएंगे, वो इन पार्टनर्स को नहीं देना पड़ेगा, पार्टनर्स को अपने घर से लाके नहीं देना पड़ेगा। भैया एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसकी लाइबिलिटी वहीं तक है जहां तक उसके एसेट्स हैं। ठीक है सर, तो क्या पार्टनर्स की कोई लाइबिलिटी है क्या? हाँ जी, लाइबिलिटी है। कितनी? कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। मतलब कि इस 50 रुपए के अंदर सपोज 10 रुपए जो हैं वो मिस्टर ए ने लगाए थे और 10 रुपए जो हैं वो मिस्टर बी ने लगाए थे। ठीक है, तो 10-10 रुपए जो इन्होंने लगाए थे वो इनके 20 रुपए जो होंगे वो डूब जाएंगे। मतलब जितना इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था ना, वो ही उतने के लिए ही लायबल है, जितना इन्होंने कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट किया था, वो कैपिटल जो है वही इनकी लाइबिलिटी है, उसके अलावा इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर किसी ने 10 रुपए कंट्रीब्यूट किया था एज अ कैपिटल, तो वो 10 रुपए ही मैक्सिमम डूब सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डूब सकता, उससे ज़्यादा उसकी घर के एसेट्स को लाने की लाइबिलिटी नहीं है। और अगर किसी ने 20 रुपए कंट्रीब्यूट किया था तो उसकी लाइबिलिटी 20 रुपए तक की ही है, उससे ज़्यादा की लाइबिलिटी नहीं है। मतलब जितना भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, दैट्स दी ओनली लाइबिलिटी, उसके ऊपर वो जिम्मेवार नहीं है किसी भी लॉस के लिए या किसी भी टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। ठीक है, तो इस रूप में कहा जा रहा है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी की कॉन्सेप्ट से आता है, जिसमें कि एलएलपी की लाइबिलिटी भी लिमिट हो गई, कहां तक? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एसेट्स। एंड जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी भी लिमिट होगी, कहां तक? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। ना इसी चीज़ को रिपीट किया गया, भैया एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अल्टरनेटिव देता है कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर, कि भैया इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। फायदा क्या मिलता है इसके अंदर? लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा मिलता है, और दूसरा पार्टनरशिप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पे ज्यों की तो बनी रहती है। मतलब यहाँ पे भी इंसान उसी फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सकता है जैसे कि वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में कहा जाता है। तो इसीलिए इन सब बातों को अगर क्रक्स निकाला जाए तो क्या कह सकते हो कि भैया ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर दोनों का एलिमेंट है। किन दोनों का एलिमेंट है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी एलिमेंट है और साथ ही साथ पार्टनरशिप का भी एलिमेंट है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। मतलब कि कंपनी और पार्टनरशिप दोनों की जितनी विशेषताएं हैं उसको निचोड़ के डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका एलएलपी तैयार हो जाएगा। शॉर्ट में देखें तो एलएलपी की 5 यहाँ पे बातें बताई गई। नया फॉर्म है जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी की सर्विस मिलती है, एक अल्टरनेटिव मिलता है जिसके अंदर इंसान अगर पार्टनरशिप और कंपनी तरफ नहीं जाना चाहता तो वह एलएलपी की तरफ जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से अपने काम को
स्टैब्लिश कर सकते हो, एग्रीमेंट म्यूचुअली एग्रीड होके आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो और उसके तहत आप काम कर सकते हो। एलएलपी जो है वो लाइबल है कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ अपने एसेट्स तक, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एसेट्स ओनली। और अगर लाइबिलिटी बात करें पार्टनर्स की तो वो कहाँ तक है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द एलएलपी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपने डेफिनेशंस वाले एरिया को। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 16 डेफिनेशन दी गई हैं, आई गेस 16 तरह के आसपास ही है। और उन 16 डेफिनेशंस के अंदर आप कह सकते हो कि 4 से 5 डेफिनेशन ऐसी हैं जिसमें से कि आपको क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 to 5 डेफिनेशंस, बाकी डेफिनेशन में तो कुछ खास है ही नहीं, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जिन डेफिनेशंस के अंदर भी आपको लिमिट्स दिए गए हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, ऑब्वियसली वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज ए है, यहाँ पे क्लॉजेस के हिसाब से चलेगा तो अपन क्लॉजेस को ही मायने रखेंगे, बाकी चीज़ें तो कॉमन चल रही है। तो क्लॉज ए जो है वो एड्रेस को डिफाइन करता है। क्या कहता है भैया, एड्रेस का मतलब क्या है, तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उसके घर का एड्रेस को हम एड्रेस कहेंगे, और बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका, जहाँ पे ऑफिस को आपने रजिस्टर किया है उसको हम एड्रेस से संबोधित करेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है सर, तो बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली क्या हुआ, तो बॉडी कॉर्पोरेट आपने ना कंपनीज एक्ट में भी डिफाइन किया है। कंपनीज एक्ट में क्या डिफाइन किया, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया है, जिसमें कि उन्होंने किसको डिफाइन किया है, कंपनी को डिफाइन किया है। मतलब कि बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली क्या हुआ, तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या कह रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो कंपनी आ जाएगा। कंपनी कौन सा वाला, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है, किसके, कंपनीज एक्ट के। तो वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी आपकी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। साथ ही में उन्होंने कहा सिर्फ वही नहीं, कुछ चीजें और भी इंक्लूड करो। कौन सी चीजें इंक्लूड करो, तो उन्होंने 3 चीजें इंक्लूड की। एक एलएलपी जो कि इस एक्ट के तहत बनाई गई है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी। कोई एलएलपी ऐसी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो भी आपका इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट में उसको माना जाएगा। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया तो उसको भी आप बॉडी कॉर्पोरेट मान के चलोगे। मतलब कि कंपनी एलएलपी, पहला कंपनी, दूसरा एलएलपी। एलएलपी बाहर बनाओ तो भी आ जाएगा, कंपनी बाहर बनाओ तो भी आ जाएगा। मतलब आपकी जो एलएलपी या कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है विद इन इंडिया वो तो इंक्लूड हो गई होगी, और एलएलपी और कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया वो भी आपका बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में इन्होंने यहां नहीं छोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन के ऊपर आपके कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये डेफिनेशन साथ ही में ये भी बता के चल रहा है कि भैया किन किन लोगों को बिल्कुल बाहर कर देना, उसको मानना ही नहीं कि बॉडी कॉर्पोरेट होंगी। कौन से लोग हैं, तो पहला कह रहा है कॉर्पोरेशन सोल, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कोई अगर एकल अधिकार से कोई बिजनेस करता है, कोई अकेला मालिक है उसका, तो वो आपका इसके अंदर नहीं काउंट होगा, जो कि कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं होता। दूसरा इन्होंने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानोगे। और तीसरा कह रहे हैं कि कोई और बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है कहां पे, ऑफिशियल गैजेट के अंदर, उसको भी हम यहां पे नहीं मानेंगे। मतलब कि कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि ना सेक्शन 2 के क्लॉज 20 में डिफाइन है, मतलब वो कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आता, और ना ही वो एलएलपी में कहीं डिफाइन है, मतलब एलएलपी के अंदर भी उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही कंपनीज एक्ट में किया गया है, ना ही एलएलपी एक्ट के अंदर किया गया है। अगर इन दोनों में नहीं किया गया है और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन अगर लेके आई है किसी टाइप के बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस टाइप का बॉडी कॉर्पोरेट भी आपका इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, तो बेसिक है 4 चीजें काउंट होंगी, कंपनी इंडिया के अंदर, एलएलपी इंडिया के अंदर, मतलब कंपनी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग, एलएलपी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, ये चारों चीजें आपकी काउंट होंगी। इसके अलावा 3 चीजें जो होंगी वो काउंट नहीं होगा। कौन कौन सा, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है सर, चलिए जी, तो इन्होंने बता दिया यहाँ पे कंपनी इंक्लूड्स एलएलपी, फॉरेन कंपनी, ये चारों चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। डज नॉट इंक्लूड कौन सा, कॉर्पोरेशन सोल हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। ठीक है सर, नाउ आपने 2 डेफिनेशन पढ़ा है, एक पढ़ा आपने क्लॉज ए और दूसरा पढ़ा आपने क्लॉज डी। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज ई में क्या है, क्लॉज ई बताया जा रहा है बिजनेस को। बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है भैया बिजनेस में सारे के सारे कौन से इंक्लूड हो जाएंगे, कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस, कोई भी ऑक्यूपेशन जो होगा वो यहां पे आपका बिजनेस माना जाएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चीख चीख के कह दे कि भैया इसको बिजनेस मत मानना, तो नहीं मानेंगे। क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, हमने मोटा मोटा कहा भैया सबको हम बिजनेस मानेंगे, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन सब बिजनेस है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चीख चीख के बोल दे बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कि भैया इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको बिजनेस मत मानो, तो हमारा क्या जाता है, हम नहीं मानेंगे।
आगे बढ़िए, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने देखा है कंपनीज एक्ट में भी डिफाइन किया गया है, यहाँ पे भी डिफाइन किया जा रहा है। क्लॉज एफ के अंदर क्या कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ सीए एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ने जिसको डिफाइन किया चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। और साथ ही में जरूरी क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक सीओपी होना चाहिए, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में डिफाइंड है। तो मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में डिफाइन किया गया हो और साथ ही में उसके पास सीओपी हो जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया हो ऑफ द सीए एक्ट, तो वो हमारा चार्टर्ड अकाउंट माना जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, कि मतलब ये है कि अगर सीए एक्ट किसी को कह रहा है कि ये सीए है तो हम भी कह देंगे वो सीए है। हमारा क्या जाता है, सीए एक्ट को मानने से जरूरत है ना, सीए एक्ट ने कह दिया वो सीए है तो हम भी मान लेंगे कि वो सीए है। नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पार्टनर जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है जिसने कि सेक्शन 7 को फॉलो किया हो। ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, बट ऐसा समझ लो आप कि अगर एक फर्म है इसके अंदर मान लेते हैं 4 पार्टनर हैं, ठीक है सर, 4 पार्टनर मान लिए हमने। इन 4 पार्टनर्स के अंदर अगर किसी 2 पार्टनर के ऊपर टोपी पहना दी जाए, टोपी पहना दी जाए का मतलब क्या हुआ कि इनको बता जाए कि भाई साहब तुम ही हो करता धरता इस एलएलपी के, सारी चीज़ें सारी जिम्मेवारी तुम ही देखोगे क्योंकि तुम ही कैपेबल हो। हम लोग तो बस हमने पैसा लगा दिया, हम पार्टनर बन गए, लेकिन हमें कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। या किसी भी रीज़न से अगर किसी 2 व्यक्ति को, मिनिमम 2 व्यक्ति को अगर मुखिया बना दिया जाए तो वो जो मुखिया होगा, जो ये मुखिया होगा, ये मुखिया क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कि पार्टनर का एक्सटेंडेड वर्जन है भाई साहब। जैसे कि आप अगर कंपनी की लैंग्वेज में देखो तो कंपनी के लैंग्वेज में जो लोग पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। लेकिन शेयर होल्डर लोग क्या करते हैं, बोर्ड को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड बेसिकली क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि भाई साहब कंपनी तो तुम चलाओगे, हमने तो पैसा लगाया है, वी आर दी शेयर होल्डर्स, हमने पैसा लगा दिया बट हमें कंपनी चलाना नहीं आता। अब हो सकता है कोई सा शेयर होल्डर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बने, मतलब कि शेयर होल्डर बोर्ड का पार्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होती है सेम फैशन में। बट यहाँ पे ये जरूरी है कि कोई ना कोई पार्टनर जो होगा ना वही डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, बाहर का बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकता। शेयर होल्डर के केस में, मतलब कंपनी के केस में, आप बाहर के बंदे को भी डायरेक्टर बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपका शेयर होल्डर हो। लेकिन एलएलपी के केस में जितने पार्टनर हैं आपके पास, उन्हीं पार्टनर में से किसी एक को, किसी 2 को, किसी 3 को आप क्या बनाओगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना के चलोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, आप आगे चल के पढ़ेंगे तब देखेंगे। सेक्शन 7 जब हम कवर करेंगे वहां पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा आएगी। फिर से आगे बढ़िए, एंटिटी को डिफाइन किया गया क्लॉज ई के अंदर। एंटिटी का मतलब क्या कहा जा रहा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा क्या, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 अ फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब कि एंटिटी का मतलब क्या हुआ, सारे बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या था, अभी आपने ऊपर पढ़ा, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या पढ़ा आपने, कंपनी पढ़ लिया, एलएलपी पढ़ लिया, बाहर की कंपनी बाहर की एलएलपी पढ़ लिया और कुछ चीज़ों को बाहर कर दिया गया था, वो हमने देख लिया कहाँ पे, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो हो गई होगा, अब हम और ब्रॉड टर्म में आ गए, एंटिटी के अंदर आ गए। एंटिटी में कह रहा है सारे बॉडी कॉर्पोरेट को तो मान लेंगे हम एंटिटी है, साथ ही में अगर कोई फर्म जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेटअप हुई है फॉर द पर्पस ऑफ दीज सेक्शंस, ठीक है। इस सेक्शन में हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ एक सेक्शन है जो नोटिफाई किए गए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और उन सेक्शन के तहत अगर कोई फर्म सेटअप हुई है तो उस टाइप की फर्म्स को भी हम क्या मान लेंगे, एंटिटी मान के चलेंगे, ठीक है सर, सिंपल। नाउ फाइनेंशियल ईयर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल क्या कह रहा है फाइनेंशियल ईयर का मतलब, तो आपको पता है भाई साहब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। वो साल जो कि 1 अप्रैल को शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, एलएलपी के केस में कह रहा है कि अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है कब, 30th डे ऑफ सितंबर के बाद, 30th डे ऑफ सितंबर के बाद, 30 सितंबर को हुई है तो क्या होगा, तो की बात नहीं कर रहा, कह रहा उसके बाद अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना वो खत्म कब होगा, 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो आप कि मैं यहाँ पे पिक्चराइज करूँ, यहाँ पे पिक्चराइज करते हैं, मान लीजिए ये आपका आता है 1/4/2025, ये साल आपका खत्म होगा 31 मार्च 2026,
और अगला साल खत्म होगा 31 मार्च 2027। तो ये क्या कह रहा है कि अगर 30 सितंबर, इसके बीच में एक डेट आती है 30 सितंबर की, 30/9/2025, ठीक है, अगर इस डेट के बाद मतलब इस वाले पीरियड में अगर कोई भी आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस केस में जो उसका ईयर एंडिंग होगा ना, वो यहां से लेके मार्च नहीं माना जाएगा, यहां से लेके यहां तक माना जाएगा, ठीक है। और वही अगर इस पीरियड में इनकॉर्पोरेट होती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो नॉर्मल है कि वो जहां पे भी इनकॉर्पोरेट होगा वहां से लेके यहां तक ही माना जाएगा ईयर एंडिंग, मतलब 31/2026 तक। बट अगर 30/9/25 के बाद मतलब 1 अक्टूबर 2025 को होता है तो उसका जो साल होगा वो 1 अक्टूबर 2025 से लेके 31 मार्च 2026 ना होकर 27 तक चलेगा। मतलब कि उसको कहा जा रहा है कि भाई साहब इतने छोटे पीरियड का क्या ईयर बनाओगे तुम, इसमें तो तुमने धंधा स्टार्ट ही किया है, कई खास काम कर पाए होगे, अभी तो तुम्हारे 6 महीने का बेसिकली यहाँ पे उसको एक ब्रैकेट दे दिया गया जिसमें कहा गया कि तुम इस 6 महीने पीरियड को यूज कर सकते हो अपने अगले कंक्लूजन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब कि अपने बुक्स को आप 18 मंथ्स का मैक्सिमम बना सकते हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप मैक्सिमम जो बना पाओगे वो कितने महीने का बना पाओगे, 18 महीने का बना पाओगे। सपोज किसी ने 1 दिसंबर में किया तो उस केस में उसका कितने हो जाएंगे, यहाँ से 4 महीने और यहाँ 12, 16 महीने हो जाएंगे। किसी ने 1 अक्टूबर को किया तो 18 महीने हो जाएंगे, किसी ने 1 जनवरी को किया तो 15 महीने हो जाएंगे। बट इन एनी केस 18 मंथ से ज्यादा का आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, एंड दैट टू योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सारे फाइनेंशियल ईयर में छूट नहीं है, पहला फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका मैक्सिमम 18 मंथ्स का भी हो सकता है, ये प्रोविजन में आपको छूट दी जा रही है। लेकिन एक बात बताओ कि आपको एलएलपी एक्ट ने कह दिया 18 मंथ्स का आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, लेकिन क्या 31 मार्च को आप अपने बुक्स को क्लोज करोगे कि नहीं करोगे? आप कहते हो नहीं। क्यों करेंगे? जब एलएलपी एक्ट कह रहा है कि 18 महीने का बुक्स बनाना तो हम तो नहीं बनाएंगे। एलएलपी एक्ट तो कह रहा है अब आपका इनकम टैक्स वाला आपके पीछे पड़ेगा तो क्या करोगे? आईटी एक्ट वाला आ जाएगा और वो कहेगा बता बेटा इतने दिनों में कितना प्रॉफिट कमाया या क्या लॉस हुआ, रिटर्न फाइल कर, सारी चीजें फॉर्मेलिटी कर। तो आप क्या बोलोगे? एलएलपी एक्ट ने मना किया है? नहीं, आपको करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। एलएलपी एक्ट के बुक्स के लिए उसने कह दिया कि भाई साहब जब एलएलपी एक्ट के अंदर तुम रिटर्न फाइल करने जाओगे ना तो तुम हमें 6 महीने के बदले 18 महीने का भी रिटर्न फाइल करोगे, हम मान जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई और एक्ट के वजह से कोई कंप्लायंस की आवश्यकता है तो उसका तो हमें कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें बुक्स तो बनाने ही पड़ेंगे अल्टीमेटली, ये कंक्लूजन है। आइए जी एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आर एलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2022 देन इट्स फाइनेंशियल ईयर में बी फ्रॉम 15 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024, 23 नहीं 24 तक चला जाएगा। हाउएवर द एलएलपी कैन ऑलवेज मेंटेन इट्स फर्स्ट अकाउंट फ्रॉम 15 अक्टूबर से लेकर 23 तक, मतलब मार्च 23 तक, फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। द पीरियड फॉर विच द फर्स्ट अकाउंट ऑफ एलएलपी आर प्रिपेयर्ड शैल नॉट एक्सीड 18 मंथ्स। कह रहा है भैया 18 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता पहला अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट, पहला फाइनेंशियल ईयर 18 महीने से ज्यादा का नहीं, बट तुम 15 महीने, 16 महीने, 17 महीने तक का बनाओ तो हमें कोई आवश्यक दिक्कत नहीं है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 से, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक का। मतलब इनकम टैक्स ने ऐसी छूट नहीं दी है कि 12 महीने से ज्यादा का कोई प्रोविजन है, भैया 6 महीने हो 3 महीने हो, पर साल तुम्हारा खत्म कब होगा? 31 मार्च में खत्म होगा। इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द एलएलपी शुड ऑलवेज बी फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हर साल, ठीक है। तो इनकम टैक्स के चंगुल से नहीं बच पाओगे। एलएलपी ऑल्दो आपको थोड़ी सी छूट देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ओके सर, फॉरेन एलएलपी क्या होती है सर? क्लॉज एम में डिफाइन किया गया। फॉरेन एलएलपी का क्या मतलब है? वो सारी एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है, कहाँ पे रजिस्टर हुई है, कहाँ पे? इंडिया के बाहर, लेकिन एस्टेब्लिश कहाँ पे हुई है? इंडिया के अंदर। मतलब जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ना, जो पॉम है आपका, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहां पर है? वो आपका है इंडिया में, तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन एलएलपी, क्योंकि इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के बाहर लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, तो फॉरेन एलएलपी है, ठीक है सर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये क्या होती है? तो ये क्लॉज एन ने डिफाइन किया कि एलएलपी का मतलब क्या हुआ? वो सारी फर्म, वो सारी पार्टनरशिप जो कि बनी है किसके तहत? इस एक्ट के तहत बनी है और रजिस्टर्ड हुई है कहां पे? इस एक्ट के अंदर। मतलब इस एक्ट को फॉलो करते हुए आपने उसको बनाया एंड देयर आफ्टर आपने रजिस्टर किया है, तो वो आपका एलएलपी कहलाता है। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? अब इसके लिए आपका कौन सा क्लॉज आ गया? क्लॉज ओ। क्लॉज ओ कह रहा है कि एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, तो कह रहे हैं क्या? कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में या फिर एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में है, जो कि क्या डिसाइड कर रहा है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू देयर एलएलपी, तो वो आपका क्या कहलाता है? एलएलपी एग्रीमेंट कहलाता है। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात पीछे की थी थोड़ी सी चर्चा और करते हैं।
देखिए जी, एक आपका ये फर्म इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है सर, इसके अंदर ये आपके 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है सर। अब इन तीनों पार्टनर्स का जो रिलेशन है ना, वो फर्म के साथ कुछ ना कुछ होगा, इसका फर्म के साथ कुछ होगा, इसका फर्म के साथ कुछ होगा, इसका ही फर्म के साथ कुछ होगा। ये जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं एजेंट का रिलेशन। मतलब कि ये तीनों जो है ना, ये फर्म के क्या है, ये एजेंट है। ये तीनों जो है ये फर्म के क्या है, एजेंट है, ठीक है सर। और आपस में भी इनकी कुछ लेन देनी होनी चाहिए, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज बटे होने चाहिए कि भाई साहब तुम अगर एक्स काम करोगे तो मैं वाई काम करूंगा, तो मैं जेड काम करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, मतलब कि जो भी इनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड विद रिस्पेक्ट टू एलएलपी, मतलब एलएलपी और पार्टनर्स का रिलेशन, एलएलपी और पार्टनर्स का रिलेशन, और पार्टनर्स एंड पार्टनर्स का रिलेशन, बोथ आर कॉल्ड एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब कि इनके रिलेशन को जहां पे एस्टैब्लिश किया गया होगा, जहां पे इनके रिलेशन को लिखा जाएगा डिटेल में, वो क्या कहलाएगा आपका, वो एलएलपी एग्रीमेंट कहलाएगा एज पर क्लॉज ओ, ठीक है सर। अब आप कहते हो जी हमने तो ना लिखा, हम नहीं लिखते ये सब बातों को, हम नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं लिखोगे तो जो आपका फर्स्ट शेड्यूल था, जो कि आपका इस एक्ट के अंदर दिया गया है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि भाई साहब या तो खुद से लिख लो, मतलब खुद से एग्रीमेंट बना लो, और अगर खुद से एग्रीमेंट आप नहीं बनाते हो तो इस एक्ट ने तो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बना के दे रखा है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है, उसको फॉलो कर लो, बात खत्म हो गई, ठीक है सर। ये बात भी समझ में आती है। अगला आता है नेम। नेम क्या होता है सर, तो ये आपका क्लॉज नंबर पी में डिफाइन किया गया। नेम का कहा जा रहा है कि भैया अगर किसी भी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात करें तो नाम का मतलब क्या होता है, उसका फोर नेम, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। फॉर एग्जाम्पल रमेश, मिडिल नेम इज कुमार एंड सर नेम इज सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी भी इंडिविजुअल की बात करें तो वो उसका नाम है। और बॉडी कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो जो भी उसका रजिस्टर्ड नेम है, जिस नाम से आपने बॉडी को रजिस्टर करवाया इस एक्ट के अंदर, वो आपका बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड नेम कहलाता है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहा है, कंपनी का नेम कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी आपने रजिस्टर कराया, एलएलपी का एलएलपी के हिसाब से, फॉरेन एलएलपी फॉरेन कंपनी जिस हिसाब से भी रजिस्टर हुई है, जो भी उनका रजिस्टर्ड नेम होगा वो आपका नेम कहलाया जाएगा। नाउ पार्टनर क्या होते हैं सर, तो बेसिकली एलएलपी के रिलेशन में अगर बात करें तो कोई भी पर्सन जो कि पार्टनर है एज पर दी एलएलपी एग्रीमेंट, मतलब कि एलएलपी एग्रीमेंट एक बना हुआ है, इस एलएलपी एग्रीमेंट में जितने लोगों के भी नाम लिखे गए हैं एज अ पार्टनर, वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, आपके पार्टनर कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल। नाउ रीजनल डायरेक्टर क्या होता है, रीजनल डायरेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका क्लॉज है आर ए, ये आपको भी ध्यान रखना है। रीजनल डायरेक्टर का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हमने देखा कि इस एक्ट के अंदर जो सारी पावर्स है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो सारा काम करेगी नहीं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने नीचे अपॉइंट करती है किसको, रीजनल डायरेक्टर को। अपने नीचे अपॉइंट करती है किसको, रीजनल डायरेक्टर को, जो कहती है कि भाई साहब तुम देखो सारा कामकाज, तुम्हारे पास सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे के सारे पावर्स हमने तुमको दे दिए, ठीक है। तो रीजनल डायरेक्टर का बेसिकली मतलब क्या हुआ, वो पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे तो इस एक्ट में चाहे तो कंपनीज एक्ट में, दोनों सेम ही है। क्यों, क्योंकि हमने देखा पीछे कि भाई साहब एमसीए जो है वो कंपनीज को भी रेगुलेट करता है और एलएलपी को भी रेगुलेट करता है। इस एमसीए के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही होते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया आरओसी। आरओसी जो है वो भी एलएलपी को भी डील करता है और रीजनल एलएलपी के साथ साथ कंपनीज को भी डील करता है। तो बेसिकली दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है ना, वो कॉमन है, ये ध्यान रखना है। नाउ रजिस्ट्रार पे आते हैं। रजिस्ट्रार अगेन सेम कौन होता है, आरओसी, जैसा हमने देखा अभी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो ये भी अगेन क्या है, पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार या फिर डेप्टी रजिस्ट्रार या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, किसी भी नाम से आपको अपॉइंट किया गया हो। कहाँ पे, इस एक्ट में कर लो या कंपनीज एक्ट में कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रजिस्ट्रार का मतलब क्या हो रहा है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। अब ये वर्ड कंपनी आता है, एलएलपी का भी जो रजिस्ट्रार होगा उसको भी आरओसी कह के चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो कोई भी कौन हो सकता है, रजिस्ट्रार, एडिशनल, जॉइंट, डेप्टी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोई भी रजिस्ट्रार हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज टीए, क्लॉज टीए, जो कि बात करता है स्मॉल एलएलपी की। जैसे आपने कंपनीज एक्ट में देखा था स्मॉल कंपनी होती है, वैसे ही यहाँ पे स्मॉल एलएलपी भी होती है। स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या हुआ, तो दो चीजों में इसको कैटेगराइज कर दिया गया कि स्मॉल एलएलपी क्या होगी, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन या टर्नओवर जो है उसकी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है
वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25 लाख से कम का कंट्रीब्यूशन है, एंड ध्यान रखना और नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन नहीं फुलफिल होनी है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी है। तो अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है, साथ ही में टर्नओवर जो है वो 40 लाख से कम है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, आपका स्मॉल एलएलपी कहलाएगा। ठीक है सर, बट क्या कोई हायर लिमिट भी है? हाँ जी, ये जो 25 लाख है इसकी हायर लिमिट है 5 करोड़ और जो टर्नओवर की 40 लाख है उसकी हायर लिमिट है 50 करोड़, 50 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये इसकी हायर लिमिट दे दी गई। इसके बीच में कोई और लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज एक्ट के अंदर स्मॉल कंपनी में इसके अलावा भी लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। आई होप आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे। अगर आपको याद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लिमिट याद आ रही है। कंपनीज एक्ट के अंदर स्मॉल कंपनी में जो बेसिक लिमिट दी गई है उसके अलावा जो कहा जा रहा है कि भैया सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया हुआ है फॉर स्मॉल कंपनीज। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है। ठीक है, चलिए यहां पे कोई प्रिस्क्राइब नहीं है फिलहाल, तो यहां पे जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो है 25 लाख, टर्नओवर जो है वो 40 लाख, कंट्रीब्यूशन की हायर लिमिट है 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से ऊपर आप प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते और टर्नओवर को आप 50 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। और तीसरी क्लॉज और आ गई जो कि कंपनीज एक्ट में नहीं है। क्या कह रहा है तीसरा क्लॉज? कि भैया कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स या फिर टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं एज में बी प्रिस्क्राइब। क्या अभी कोई प्रिस्क्राइब किया हुआ है? अभी कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने पास एक राइट रखती है कि भैया कल को कुछ चेंजेस करने हुए या किसी टाइप की कोई मॉडिफिकेशंस करनी हुई तो अपने पास क्लॉज तो अवेलेबल हो कि भैया ये जो कहा गया था प्रिस्क्राइब, इसके तहत हम ये प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ये प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इस टाइप का एक विंडो है बेसिकली जो कि ओपन रखा है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास। ठीक है, बट फिलहाल कोई ऐसा कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है सर, तो कंट्रीब्यूशन हमने देखा अप टू 25 लाख, टर्नओवर हमने देखा 40 लाख, और फुलफिल क्या करना है? कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स होगी तो उसको फुलफिल करके चलना है। आप स्मॉल एलएलपी कहलाओगे। स्मॉल एलएलपी सर कहना से होता क्या है? तो बेसिकली कुछ नहीं है, कंप्लायंसेस के अंदर कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। वो छूट पाने के लिए आप इस टाइप की जो कंडीशंस है उसको चेक करते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होता है? जो आपके क्लॉज यू में डिफाइन किया गया। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कि 408 जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का उसमें डिफाइन किया गया, उसके तहत बनाया गया है। मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी डिस्प्यूट होगा ना तो आप जाते हो कोर्ट, तो जो कंपनी का कोर्ट होता है उसको ट्राइब्यूनल बोलते हैं। जो कंपनी का कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम ट्राइब्यूनल। और कंपनी का कोड किस सेक्शन में बनाया गया? 408 के सेक्शन में। कौन सा 408? कंपनीज एक्ट 2013 का 408। ठीक है, अब क्या कहा गया कि भैया जब हमने रीजनल डायरेक्टर सेम रखा, जब हमने आरओसी सेम रखा, तो हम ट्राइब्यूनल क्यों अलग अलग बनाए? मतलब कि एक ही टाइप की चीज है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब एक है आपकी आरडी, आरओसी, ये इन शॉर्ट आप कह सकते हो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो भाई जब ट्राइब्यूनल की बारी आ रही है तो कौन एलएलपी के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनाने जाएगा? तो इन्होंने कह दिया भैया जो आपका एलएलपी है ना उसके लिए भी ट्राइब्यूनल कौन माना जाएगा? वही ट्राइब्यूनल, मतलब वही नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शॉर्ट में इसको एनसीएलटी कहा जाता है। वही एनसीएलटी जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 408 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, आपके लिए भी वही एलएलपी होगा। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 2 जो कि हमने मोटे मोटे लेवल पे कवर कर लिया। सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन नंबर 1 के सारे हमने क्लॉजेस देखे हैं और क्लॉजेस देखते देखते हम आ गए थे यू पे। नाउ सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन नंबर 2 भी कुछ बात कहता है। क्या कहता है? सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो क्या यहां पे एप्लीकेबल होगा? तो क्या कह रहे हैं? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट defined in the Companies Act shall have the meaning respectively assigned to them in that act। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज, बहुत सारी डेफिनेशन तो यहाँ दी नहीं गई, डेफिनेशन तो यहाँ कम ही दिया गया ना, कुल 16 डेफिनेशन दी गई हैं। आपने देखोगे जब कंपनी एक्ट में देखने जाओगे तो आपको कम से कम 80-90 डेफिनेशन मिलती हैं। तो मोटा मोटा कहा क्या जा रहा है कि कोई भी ऐसा डेफिनेशन जो एलएलपी एक्ट में नहीं है बट उसको डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में, तो हम उसको ही मान लेंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे कहां पे? एलएलपी एक्ट के अंदर। ऐसा कौन बताता है? सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2। इसने कह दिया कि भाई साहब जो हमने डिफाइन कर दिया हमारी बात मान लो, जो हमने डिफाइन नहीं किया है ना तो चले जाओ बड़े पापा जी के पास जो कि हमारे कंपनीज एक्ट, और वो जो डिफाइन कर रहे हैं उसको हम यहां पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है सर,
सेक्शन 4 भी कुछ बात कहता है। सेक्शन 4 क्या कहता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, वो किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर, एलएलपी एक्ट के ऊपर। मतलब कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो आपके अप्लाई नहीं होंगे किसके ऊपर, एलएलपी के ऊपर। ये बात कौन कह के चल रहा है, सेक्शन नंबर 4 कह के चल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि छोटा एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, एग्जाम में बहुत सारे इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो फॉर दैट मैटर यू नीड टू रिकॉल ऑल दी सेक्शंस, मतलब ज्यादा सेक्शन है ही नहीं इसके अंदर, तो जितने भी सेक्शन नंबर्स है ना उसको आप याद रखने की कोशिश करो, और जब आप उसको अपने आंसर में कोट करोगे ना तो ऑब्वियसली यू विल गेन मोर मार्क्स, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल एक्ट्स की, आप इजीली इसके सेक्शंस को रिकॉल कर सकते हो, याद रख सकते हो, और अगर आप याद रख इसको कोट कर पाओगे अपने आंसर्स के अंदर तो उसका बेनिफिट आपको अपने आंसर में मार्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल बैक आफ्टर दैट।